नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं यूपीएससी सीएससी 2020 के एक टॉपर, जिनका नाम है मिस्टर दिव्यांशु चौधरी सर। और इन्होंने इस बार बहुत ही बेहतरीन रैंक प्राप्त की है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। इनका रैंक इस बार रैंक 30 आया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दिव्यांशु सर, इस बहुत ही मुश्किल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड ऑल्सो आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म in front of all this audience. So हम लोग आज सर हम लोग बेसिकली थोड़ा बहुत आपके बारे में जानेंगे। और मोस्टली तो ये सेशन उन बच्चों के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अपनी तैयारी अभी कर रहे हैं एंड दे वांट टू नो कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही। एंड आई एम श्योर दे विल आल्सो वांट टू नो कि आप किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनको थोड़ा और इससे इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एंड वो सारे के सारे डाउट्स जो आई एम श्योर काफ़ी बच्चों के दिमाग में आते होंगे, वो हम आज इस पर्टिकुलर छोटे से सेशन में क्लियर करने वाले हैं। तो सर वंस अगेन वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म। एंड सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे होने वाला है, लेट्स मतलब थोड़ा सा आपको जान लेते हैं। मैं भी जानता नहीं हूँ एक्चुअली ज़्यादा, तो थोड़ा जान लेते हैं कि आप बेसिकली किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। सर फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताऊं तो मैं जयपुर सिटी में रहता हूं। दिस इज़ माय होम टाउन। एंड मेरी जो फैमिली है उसमें मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी एक यंगर सिस्टर है। माय यंगर सिस्टर इज परस्यूइंग हर पीजी इन मेडिकल फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर। शी इज़ इन हर सेकेंड ईयर। एंड मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर्स हैं in government college Dausa, and also now they are the principals of the two respective colleges there. So I come from a very educational or let's say professor oriented background. So ये मेरा basic background रहा है। And I think I'm sorry, इसने मुझे काफी help भी किया है to succeed because I think जो professor parents होते हैं they maintain that strict environment and that discipline inside their house. तो उसकी वजह से मेरा वो schedule जो था वो कभी break नहीं हुआ और उसकी वजह से I think I was able to. So I think ये मैं बोलने वाला था, आपने खुद ही बोल दिया कि पेरेंट्स जब टीचर होते हैं तो फिर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस घर पे रहता ही होगा, है ना, कि पढ़ लो, सो जाओ, है ना, टीवी बंद कर दो, राइट। राइट ऑल राइट सर। सर थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब कैसा रहा। स्कूलिंग आपने कहाँ से करी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इफ यू हैव डन, तो वो कहाँ से आपने क्या क्या किया? जी, तो मेरी जो स्कूलिंग रही है वो जयपुर से ही रही है। देयर इज अ स्कूल कॉल्ड सेंट एंसलम्स पिंक सिटी स्कूल, जहाँ से मैंने अपना +2 कंप्लीट किया है। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू बिट्स पिलानी फॉर माय ग्रेजुएशन। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो 2011 से 2015 was the time there. And right after that I went to IIM Calcutta for my MBA, which was 2015 to 2017. So MBA के बाद जो फाइनल प्लेसमेंट्स हुए थे उसमें मैंने HSBC बैंक में जॉब सिक्योर किया था। एंड HSBC मुंबई में मैंने 1 साल जॉब किया है फ्रॉम मिड 2017 टू मिड 2018। एंड उसके बाद में I decided to go for civil services preparation. So I quit my job in 2018 and तब से लेकर अब तक it's been like more than 3 years that my journey has spanned, and it included 2 attempts of. Okay. So सबसे पहला तो obvious question बनता है वो यही बनता है कि what prompted you, what were the reasons, क्या ट्रिगर पॉइंट था कि आपने उस मतलब अच्छी जॉब को छोड़ के, आपने अच्छे कॉलेज से MBA किया, फिर आपने अच्छी जॉब भी सिक्योर करी, फिर आपने उसको छोड़ा और फिर आपने मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ आपका खिंचाव किस तरीके से आया? सर एक्चुअली आई वोंट से कि ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट एक दिन ऐसे चला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ था जब मैं बिट्स पिलानी और IIM कैलकाटा में था तो मैंने NSS और टीच फॉर इंडिया के साथ काम किया था। बिट्स पिलानी NSS एंड टीच फॉर इंडिया IIM कैलकाटा। तो यस, सो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस था रिलेटेड टू द एजुकेशन सेक्टर वो काफी इन दोनों पैरामीटर से ब्रॉडन आउट हुआ कि मैंने काफी ग्राउंड लेवल रियलिटीज देखी। जैसे मैंने NSS में स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो देयर वर वेरियस इश्यूज दैट आई सॉ। फॉर एग्जांपल गर्ल चिल्ड्रन का ड्रॉप आउट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, ये सब चीजें। एंड ऑल्सो टीच फॉर इंडिया में देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट बैक देन कॉल्ड SMCs और स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, एंड ours was the first ours was the first group in India to do a live project on that. एंड अगर आपने सुना होगा तो ये अभी एक मेजर पैरामीटर है जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो जब मैंने इसका इम्पैक्ट देखा व्हेन आई वाज इन माय जॉब, तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू, बिकॉज इन माय 24 years of my life, these were the two experiences that I really cherished, and seeing the impact which really excited me, I thought that being an administrator will allow me the opportunities to solve these problems that I've had faced during NSS and Teach For It. So I think that gave me the motivation to come to civil services after the fact. ओके, सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपका वो मतलब यू वांटेड टू क्रिएट अ रियल इम्पैक्ट, तो दैट Yes. कहीं ना कहीं से वहां से आप इंस्पायर हुए और आपने एजुकेशन सेक्टर में काम भी किया था। ऑल राइट सर। तो सर इसमें मतलब वैसे तो हम लोग बात करेंगे ही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। एक मतलब मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी है, और थोड़ा सा इसमें बताइए, थोड़ा सा मतलब आपने क्या माइंडसेट में क्या रहा, बिकॉज आई एम श्योर आपका जो साथ के जो बैचमेट्स होंगे वो लोग नौकरियां कर रहे होंगे और आपने नौकरी छोड़ी, एंड व्हाट वेंट उस टाइम पे आपके माइंड में ऐसा क्या चला, एंड डिडंट यू थिंक, मतलब इसके साथ में एक और क्वेश्चन मेरा आता है, डिडंट यू थिंक कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी, बिकॉज यूपीएससी आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सा है, सो आपको ये नहीं लगा कि इन केस मेरा यहाँ पर नहीं हुआ तो फिर मैं वापस आके जॉब लूंगा, मतलब वो क्या माइंडसेट था, मैं जानना चाहता हूँ। जैसा कि आपने सर बिल्कुल करेक्टली कहा, ये जो फियर होता है ऑफ नॉट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड देन गोइंग बैक टू योर प्लान बी और प्लान सी, ये हर एस्पिरेंट के माइंड में होता है। सो बिल्कुल, thankfully, because I had the MBA degree from one of the premier institutions, and also my job was very good, so I did not fear that much कि मुझे जॉब छोड़ के कोई इशू होगा, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो I have a fallback plan, जिसमें because I have worked for a year and मेरा educational background अच्छा रहा है, तो I'll always be able to join the corporate sector. But to be very honest, जब मैंने जॉब छोड़ा था तब I was not inclined to joining the corporate sector again, even if I hadn't cleared UPSC examination. तो मैंने ये सोच रखा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं एजुकेशन सेक्टर में लेट्स से कुछ किसी चीज में PhD करने चले जाऊंगा। आई वुड देन गो फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से मेरा काफी लगाव रहा है, या सिमिलरली आई वर्क विद सम NGO और डू समथिंग एल्स व्हिच वेयर बेसिकली आई कैन सी द इम्पैक्ट दैट of the work that I'm doing. So I would have never gone back to the corporate sector, but yes, I did have some fallback plan, so I think that made me calm my nerves during the preparation. Okay, because ये इशू रहता है अब स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव अ वेल पेइंग जॉब, हाई पेइंग जॉब हो आपकी, तो छोड़ते टाइम थोड़ा डर रहता है, ये काफी नेचुरल है। राइट, तो ये भी आपका अच्छा थॉट है, अच्छा थॉट प्रोसेस है कि आप वापस भी जाते तो शायद एजुकेशन के सेक्टर में ही चले जाते एंड नॉट गोइंग टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। राइट सर। तो सर इसके बाद फिर आपने 2018 में जब अपनी जॉब को मतलब छोड़ा तो फिर आप दिल्ली चले गए, या फिर आपने मतलब आपने कोचिंग वगैरह का कैसे किया? जी सर, 2018 में जब मैंने जॉब क्विट किया उसके बाद मैं दिल्ली में कोचिंग लेने चला गया था। मेरा ऑप्शनल इन दिस एग्जामिनेशन वाज मैथमेटिक्स, तो मैंने GS और मैथ्स दोनों की कोचिंग ली थी, एंड आई स्टेड इन दिल्ली फॉर अ ईयर in the famous old Rajendra Nagar. So I have also been a product of that area. And after that, for when I finished my coaching of both the things, that I came back home, और last 2 years से मैं घर पे ही हूँ. So मैंने अपने दोनों attempts घर से ही दिए, all prelims mains interview. Okay. So आपने 18 में फिर आपने कोचिंग लेने के बाद 19 में you came back. So 19 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही सर? तो सर 19 में ऐसा था कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर किए थे, एंड आई रीच टू द इंटरव्यू स्टेज, बट मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था। दिस वाज बेसिकली बिकॉज 19 के मेंस का रिजल्ट बहुत डिले हो गया था ड्यू टू सम इश्यूज इन द कोर्ट, एंड आई थिंक कोविड की EWS का कुछ इशू हुआ था। EWS फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेट, यस, तो वो बहुत इशू हो गया था, एंड उसकी वजह से रिजल्ट डिले हो गया करीब 1 मंथ, और जब इंटरव्यू की डेट्स आई तो मेरा लिटरली सेकंड वीक में भिड़ते ही इंटरव्यू आ गया, तो आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ मॉक इंटरव्यू। यस, सो माय इंटरव्यू डिडंट गो वेल, and but this time thankfully I was able to clear because COVID की वजह से the entire interview schedule shifted to August September, so I had ample amount of time to prepare. So this was my two attempts. ओके राइट। तो सर अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, कि बेसिकली आपकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रही वो क्या रही,
इसमें मैं मतलब बहुत ब्रॉडली नहीं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज अदरवाइज डिस्कशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। आई वांट टू मतलब पिन पॉइंट करके पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो आपने कोचिंग ली, क्या आपको लगता है कि उसकी एक बड़ी भूमिका थी आपकी प्रिपरेशन में और आपके सक्सेस में? आपने प्रीलिम्स दोनों बार क्लियर किया, डू यू थिंक दैट प्लेड अ बिग रोल और नॉट? Sir, I think definitely coaching played a big role in my success and also clearing the prelims examination twice. एक तो इसका रीजन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कोचिंग ने एक तो मेरे शेड्यूल में थोड़ी रेगुलरिटी ला दी थी, क्योंकि क्या होता है कि स्पेशली फॉर एन अनएम्प्लॉयड एस्पिरेंट, व्हेन यू हैव 24 आवर्स ऑफ द डे फॉर यू, तो आप थोड़ा लेजी हो जाते हैं कि अभी पूरा टाइम है, पढ़ लेंगे, कैसे होगा, ये होगा. But because I was going for 2 coachings, basically 2 classes of maths coaching and 1 for GS every day, तो basically मेरा 8 से 9 घंटा सिर्फ कोचिंग में जाता था for the first 4 to 5 months. तो उसने क्या किया कि मेरे सेल्फ स्टडी के टाइम को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया था. तो फिर मेरा ये होता था कि मैं जितना भी टाइम दूं, 2, 3, 4 घंटा दिन का, वो मैं इफेक्टिवली पढ़ता था कि मेरे पास इतना ही टाइम है अभी पढ़ने. तो पहली चीज तो रेगुलरिटी था, और दूसरा ये चीज था कि कोचिंग में आप एक चीज ये भी देखें कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ाते हैं, इन द सेंस दे ओनली गिव यू द पॉइंटर्स और दे ओनली टीच यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीलिम्स या मेंस पर्सपेक्टिव से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में. तो आई थिंक उससे मुझे काफी एक प्रायोरिटाइजेशन का एस्पेक्ट पता चला कि मुझे इन टॉपिक्स पर पहले फोकस करना है. इनको अच्छे से कवर करूंगा तो मेरे को मेरा क्वेश्चन बैंक या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो वो हैं एस्पेक्ट्स वो क्लियर हो जाएंगे और फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट थी. एंड ऑफ कोर्स जो टेस्ट सीरीज होती थी जो मैंने प्रीलिम्स की दी जितनी भी, उसमें तो हेल्प आए जो नोट्स वगैरह बनवाए थे इन द कोचिंग. सो आई थिंक दिस वाज ओवरऑल द हेल्प ऑफ कोचिंग इन प्रीलिम्स. That is really beautiful. The honesty is really beautiful sir on your part, because generally हम लोग देखते हैं कभी कभार इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं कि कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, या कोचिंग मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि कोचिंग ने आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन ऑफर करी, एंड नॉट जस्ट डायरेक्शन, आपको एक रेगुलरिटी ऑफर करी, कंसिस्टेंसी ऑफर करी. तो दिस इज समथिंग रियली गुड, एंड आई थिंक कि काफ़ी बच्चे से शायद कुछ नया सीखेंगे और मे बी शायद कुछ स्टीरियोटाइप्स जो बने हुए हैं उनको शायद ब्रेक कर पाएंगे. ऑल राइट. तो सर इसमें एक और, जैसे हम लोग अभी हम और भी क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके पहले एक बहुत ही जो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है, एवरीबडी सो कंफ्यूज्ड अबाउट डेली करंट अफेयर्स. तो आप क्या करते थे, मतलब कि आप द हिंदू पढ़ने वालों में से थे डेली या नहीं थे? सर एक्चुअली मैं मतलब नॉट जस्ट द हिंदू, क्या कोई और भी अखबार आप पढ़ते थे क्या डेली? नहीं सर, मैं तो वैसा हूँ ही नहीं जो एक दिन में 2 अखबार पढ़ पाए. इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन से पहले आज तक कोई भी अखबार पूरा नहीं पढ़ा है. इनफैक्ट मेरे घर पे जो अखबार आता है वो है राजस्थान पत्रिका, उसका भी सिर्फ स्पोर्ट्स पेज पढ़ता था मैं, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था. दैट्स इट. तो मैंने आज तक कोई पॉलिटिकल न्यूज या कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज कभी कुछ टच नहीं की थी. सो आई थिंक हिंदू वाज अ वेरी न्यू एंड लोडेड एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज एक तो कितना भारी न्यूज़पेपर है ऊपर से इंग्लिश में, सो इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट. तो आई थिंक वो एक हर एस्पिरेंट का प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस किया था. बट हुआ क्या कि जब मैंने जैसे आपको कोचिंग का शेड्यूल बताया, आई हैड 9 hours ऑफ कोचिंग, सो ऑफ कोर्स आई कुडंट अफोर्ड टू गिव 2 to 3 hours टू हिंदू ओनली, क्योंकि फिर उसका ना कोई मीनिंग है और ना ही सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचता है. तो मैंने गूगल किया कि हाउ टू रीड हिंदू इफेक्टिवली, एंड इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट वीडियो दैट केम अप ऑन यूट्यूब वाज ऑफ रोमन सैनी सर. एंड उनका एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि हिंदू में कौन कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है, एंड ही हैज लिटरली फिल्टर्ड आउट द इंपॉर्टेंट स्टफ कि आपको इस पेज के ऊपर जैसे ये न्यूज है इसको पढ़ना है. और जैसे आप मान लीजिए संडे को एक पेज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिंदू में, तो आपको उस चीज को रेफर करना है और उसमें कोई भी नई स्पीशीज या गैलेक्सी डिस्कवर हुई है तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं, समथिंग लाइक. सो ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करना शुरू करी जो सर ने बताई थी वीडियो में, एंड विद इन अ मंथ और सो आई वाज एबल टू ब्रिंग माय टाइम ऑफ रीडिंग फ्रॉम 2.5 hours टू लाइक 30 minutes or 45 minutes. So I think ये एक massive improvement था, because of the video that sir had put out. And तो मेरा daily current affairs चालू वहाँ से हुआ कि मैं हिंदू पढ़ने लगा और मेरे opinions बनने लगे उन topics के ऊपर जो exam point of view से important है. और उसके लिए ये भी था कि जो मैंने syllabus था वो चिपका रखा था सामने, तो I think I was always able to sync the syllabus with the news article which came कि हाँ ये important है या नहीं. एंड वंस आई हैड डन दैट, तब मैंने डेली करंट अफेयर्स के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं अवेलेबल इंटरनेट पे, उनके डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि उसमें ये होता है
कि वो 4 से 5 न्यूज़पेपर से इकट्ठा करके ये करते हैं, न्यूज कंपाइल करते हैं. Yes. So once I started understanding the Hindu, then I graduated to that so that my daily current affairs का spectrum पूरा था. So this was my strategy for doing. मैं समझ गया. तो आपने द हिंदू के नोट्स नहीं बनाए इन क्रक्स, वी कैन से दैट. आपने द हिंदू के डायरेक्टली नोट्स नहीं बनाए, बट आपने कुछ वेबसाइट्स को रेफर किया, फिर वहां से आपने डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने शुरू किए. जी, मैंने हिंदू के नोट्स इनिशियली तो बनाए थे, बट देन जब मैं डेली करंट अफेयर्स वेबसाइट्स पे गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे हिंदू के नोट्स फ्रॉम अ वेरी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बनाने चाहिए. फॉर एग्जांपल फैक्चुअल नोट्स जो हिंदू में आते हैं, जैसे मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो आप अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाएंगे तो इट इज वेरी कम्बरसम टू कंपाइल दोज नोट्स. जैसे मान लीजिए नक्सलिज्म के ऊपर 2-3 आर्टिकल्स आ गए, फिर अगला नक्सलाइट अटैक या कुछ वो होगा 7-8 महीने बाद, तो आपने अभी नोट्स बना लिया और फिर तब नोट्स बनाएंगे, तो इट्स वेरी इनइफेक्टिव वे कि आप नक्सलिज्म के बारे में एक जगह पे ही एक चीज अगर आप रेफर करेंगे तो इंपॉर्टेंट होगा. तो वो उसके लिए मैंने फिर करंट अफेयर्स मैगजीन्स रेफर की, तो वो करंट अफेयर्स मैगजीन्स में एक जगह पे एक चीज मिल जाती है. तो आई थिंक मेंस पर्सपेक्टिव से वो कंपाइल्ड भी मिल जाता है. हां जी. और प्रीलिम्स के लिए मैंने हिंदू रेफर किया और डेली करंट अफेयर्स. आई गॉट इट. राइट सर. तो ये एक मैं आपसे हिंदू को लेकर एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि जो उसका एडिटोरियल का पेज आता है वो आप डेली पढ़ते थे फिर? I actually used to read the editorial page daily, but the thing is, जैसे मैंने आपको बताया, it is very important to filter out the news कि आप कोई भी ऐसा एडिटोरियल या वो चीज ना पढ़े, कॉलम जो थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड है या जिसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है. तो आई थिंक वो जी, तो जो अगर आप फिल्टर आउट कर लेंगे उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, क्योंकि एटलीस्ट despite the inclination of the Hindu or the other newspapers towards one or the other side, at least you get a fair picture of the opinion of one side. So I think वो important रहता है काम. So I used to read. I think उसमें बल्कि जो आपने पहले बड़ी ही अच्छी बात कही थी कि आपने सामने सिलेबस चिपका रखा था, तो वो आपको वहां से हिंट मिल जाता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है और क्या व्हाट यू कैन स्किप एंड व्हाट यू कैन नॉट स्किप, है ना. तो वहां से भी आपको आइडिया मिल जाता है. बिल्कुल. तो दिस इज आल्सो लर्निंग. आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है वो इसको सीखेगी और जानेगी कि सिलेबस तो पहले याद करना है, फिर उसके बाद किताबें याद करनी है. ये प्रॉब्लम रहती है. Because people end up otherwise remembering and memorizing everything under the sun. ऐसा होना नहीं चाहिए. Yes. Right sir. तो आपने मतलब कोई और न्यूज़पेपर भी रेफर नहीं किया? We can also say that, मतलब other than Hindu आपने कोई और न्यूज़पेपर रेफर नहीं किया? Yes, the Hindu was my sole newspaper. I have also heard that the Indian Express is also equally good. So the aspirants can choose between the Hindu and the Indian Express. But in my time, when I had joined the coaching, everybody was reading Hindu, so I also read. Oh हाँ जी, वो हिंदू का ही है. राइट. तो इसके बाद सर हम मतलब नेक्स्ट जो मेरा आपसे सवाल है दैट इज रिगार्डिंग द कोर सब्जेक्ट्स. तो अभी आई विल कम बैक टू द करंट अफेयर्स वाली स्ट्रैटेजी वंस अगेन. हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे उसके बारे में कि आपके जो सोर्सेज रहे थे वो आपने किस तरीके से नोट्स, क्योंकि हम लोग नोट मेकिंग की बात करेंगे बाद में. बट एक बार हम लोग जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात अगर कर लें कि जैसे जो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो 4 रहते हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी. एंड हिस्ट्री में भी मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री. सो आपने मतलब इनको लेकर आपकी जो बुक लिस्ट थी, क्या आप बता सकते हैं वन बाय वन करके चारों के लिए बुक लिस्ट आपकी क्या रही? मतलब कुछ बहुत हटके आपने कोई किताब रेफर करी या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो मार्केट में रहती हैं जो अभी तक बच्चे फॉलो करते हैं आपने उन्हीं को फॉलो किया, वो भी आप मतलब प्लीज थोड़ा इस पे हमें मतलब लाइट डालिए. सर एक्चुअली मैंने इस प्रेपरेशन को ज्वाइन करने से पहले एक चीज डिसाइड कर रखी थी कि मैं अपने रिसोर्सेज एकदम बेसिक जो मिनिमम है वही रखूंगा और उनको रिवीजन मैक्सिमाइज करूंगा उनका. तो मेरे जो रिसोर्सेज थे वो वही थे जो हर एस्पिरेंट रेफर करता है, बट आई स्टिल एनलिस्ट देम आउट हियर. सो फॉर ज्योग्राफी आई हैड ओनली रेड द एनसीईआरटीज. I remember purchasing the GC Leong book, but I read it once and उसके बाद मैंने छोड़ दी थी. So I did not read it. Yes. Okay, so I think NCERTs are sufficient for geography preparation. And उसके अलावा चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ऑफ कोर्स द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो तो आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं जो आई थिंक एनसीईआरटीज में अच्छे से कवर्ड नहीं है. तो उसके लिए तो आपको करंट अफेयर्स और वो सबसे ही रेफर करना पड़ेगा, तो वो तो आपको कॉन्स्टेंटली चलता ही रहना चाहिए. बट स्टैटिक बुक्स के रिस्पेक्ट में ज्योग्राफी में आई ओनली रेफर टू एनसीईआरटी. यस. फॉर पॉलिटी आई ओनली रेफर टू द लक्ष्मीकांत. दैट वाज द ओनली बुक आई रेफर टू. So that was for polity. And for economy, what I had done was, since I had an economics background from engineering and management, because my economics के subjects थे जी, तो मुझे NCERTs पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ी.
मैंने एक बार पढ़ी थी, बट देन इट वाज वेरी बेसिक, तो आई डिडंट रीड इट अगेन. सो आई हैड रेफर्ड टू श्रीराम आयस के जो एक बुक आती है या जो नोट्स आते हैं मार्केट में, आई हैड रेफर्ड टू दैट फॉर इकोनॉमी. And for history, my base was a bit wider. That was because I had referred to both the old and the new NCERTs. And I think old NCERTs के बारे में सबको पता है, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा जो हैं, that everybody has to refer to it. But many people don't know that from the past 2-3 years, in prelims particularly, there are a lot of questions that are coming from new NCERTs, which is basically the themes in Indian history. Yes. So it is very, very important to read the new NCERTs also. In fact, they're very thin. If you have read the old ones, I think you can finish the new ones one in a day or so. It's very thin. And so ये मेरा history का था. And art and culture के लिए I had referred to the NCERT and also the book by Mr. Nitin Singhania, who is an IAS officer. Yes. और वो जो book है सर, वो काफी बड़ी है. नितिन सिंघानिया की जो book है, it's very bulky. Again, Rowan sir came to my rescue. There is a video again on YouTube where he enlists out what are the important topics that you have to read from Nitin Singhania book. So I had watched that video और मैंने वही topics पढ़े. This was my correct. तो राइट, तो ये आपकी इन चीज़ों को लेकर रही. तो सर हमारे 2 सब्जेक्ट्स और रहते हैं जो थोड़े पेरिफेरल माने जाते हैं. आई डोंट नो वी शुड से दैट पेरिफेरल और नॉट, क्योंकि आजकल उनकी वेटेज काफ़ी बढ़ गई है. साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर फिर आपके सोर्सेज क्या रहे? सर साइंस और टेक और एनवायरनमेंट के लिए देखिए, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे आप प्रीलिम्स ले चाहे मेंस ले, वो काफ़ी डायनामिक क्वेश्चंस हैं. स्टैटिक क्वेश्चंस नॉर्मली आते नहीं हैं इसमें से. यस, हम ये कह सकते हैं. एग्जैक्टली. सो और इनफैक्ट अगर आप पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की बात करते हैं तो जो साइंस एंड टेक के कोर क्वेश्चंस हैं वो कम रहते हैं काफी. मतलब अगर वो रहेंगे भी तो भी वो मोस्टली ऐसे रहेंगे, कोई आपको they'll tell you about the technology and they'll ask you the potential applications for it normally. So I think उसमें तो थोड़ा लॉजिक लगा के all of the above मार दो या ऐसे कुछ करके काम बन जाता है. So science was never a subject that I touched both in static and current form, but environment was necessarily a subject that I had to do because national parks, wildlife sanctuary से तो काफी questions आते हैं हर साल, prelims में in particular. So उसके लिए जो current affairs में चल रहा था मैंने वही रेफर किया था. So what I had done is, जैसे let's say बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, तो मैंने एक मैप के ऊपर मार्क कर लिए थे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके अंडर ये नेशनल पार्क्स आते हैं और इसमें ये एनिमल्स पर्टिकुलरली मिलते हैं. तो वो चीज ने मुझे काफी हेल्प किया कि मतलब मैंने स्टैटिक की इस तरह से तैयारी करी कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया, रिवर्स वगैरह देख लिया मैप से ज्योग्राफी में, एंड सिमिलरली ये सब चीज देख ली, और उसका करंट अफेयर्स में जो जो आता रहता था एनवायरनमेंट का वो मैंने कवर करता चला गया. सो डेली करंट अफेयर्स रियली हेल्प. ये आप अपने खुद से मैप बनाते थे या फिर मतलब कोई जैसे एटलस में मार्क कर लिया, ऐसा कुछ करते थे? एटलस में मार्क कर लेता था सर. सो दैट वाज यस. तो एनवायरनमेंट के लिए आपने जो स्टैंडर्ड बुक रहती है शंकर आईएएस की, उसको फिर आपने टच नहीं किया? सर मैंने वो बुक पढ़ी थी एक बार, मैं खरीद के लाया था, पर वो बुक काफी स्टैटिक है. दैट वाज द प्रॉब्लम. एंड एनवायरनमेंट में स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सो दैट बुक बिकेम वेरी रिडंडेंट. सो आई ओनली रेफर. फिर आपका मतलब इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के लिए आपने इफेक्टिवली करंट अफेयर्स को ही रेफर किया, जो कि आपको आगे जाके जिन्होंने हेल्प. मैं समझ गया. ठीक है. और करंट अफेयर्स की तो हमने आपसे डिस्कशन कर ही ली है कि आपने डेली करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स बनाए और फिर आपने मंथली मैगजीन्स को भी रेफर करना शुरू कर दिया था. यस. अब सर यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि आप अपने नोट्स के हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा सकते हैं कि नहीं, बट वो हम डेफिनेटली बच्चों को दिखाना चाहेंगे. नोट मेकिंग के बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करना चाहते हैं कि अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई मूव ऑन टू नोट मेकिंग. एक दो चीजें और हैं, अदरवाइज बच्चे कंप्लेंट करते हैं. मिडिवल हिस्ट्री का आपने क्या किया? सर पहली चीज तो ये कि मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है ये सोच के कि एग्जाम में नहीं आएगा, जबकि आप लास्ट अगर 2-3 साल के प्रीलिम्स के पेपर उठाएंगे, मिडिवल हिस्ट्री भर भर के आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं जी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो आप मिडिवल हिस्ट्री को एक पार्ट माने अपने सिलेबस का कि ये पढ़ना है, जो काफी लोग मानते हैं. पहली चीज वो हो गई. और दूसरा चीज ये हो गया कि मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने जो ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी है वही रेफर की थी. सो these were my only sources for medieval history. And of course art and culture जो मैंने बताया नितिन सिंघानिया सर की बुक है या जो एनसीईआरटी है, उसमें जो भी मिडिवल का पार्ट होता है वो मैंने कवर किया था. So I think these were the only sources. I think the same strategy goes for ancient India also. आपने वहां पर भी यही किया होगा. मतलब आपने कुछ अलग से कोई बुक नहीं उठाई होगी और उसको नहीं रेफर किया होगा, I'm sure. For modern history I'd refer to Spectrum. I think that is a very common standard resource है. हाँ जी. जी. तो वो रेफर. ठीक है.
ठीक है, तो ये तो हुई सर आपकी बुक लिस्ट। और अब हम जानना चाहते हैं कि आपकी नोट मेकिंग की जो स्ट्रैटेजीज थी वो क्या थी। मतलब आपने जैसे आपने नोट्स बनाए थे, तो क्या आप सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे या फिर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे? क्या आपने नोट्स मतलब कि बुक्स के चैप्टर्स के हिसाब से बनाए या फिर आपने सिलेबस के हिसाब से बनाए? ये यहाँ पर आपने मतलब आपने वो लाइन कैसे ड्रॉ करी कि भाई मुझे इस हिसाब से चलना है? हाउ डिड यू कम अबाउट विद द नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी? सर तो इसमें ये एक्चुअली काफी ब्रॉड क्वेश्चन है, तो आई थिंक आई विल लाइक टू ब्रेक दिस इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो नोट मेकिंग का पार्ट है वो है कोचिंग का, जिसके नोट्स मैंने थॉरली बनाए थे, क्योंकि मैं कोचिंग जाता था। आई यूज्ड टू मेक ऑल द नोट्स, तो डिक्टेशन होता था वहां पे। सो दोज नोट्स वर बेसिकली इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस नोट्स, सो देयर वाज नो डिफरेंशिएशन वहां पे। तो वो नोट्स तो मैंने अपने रेडी किए ही थे जितने भी सब्जेक्ट्स थे। सो दैट्स वन थिंग। अब आते हैं नोट मेकिंग फॉर द स्टैटिक पार्ट, जो बुक लिस्ट अभी आपके साथ शेयर करी है उसके बारे में। तो सर द थिंग इज दैट आई एम अ वेरी लेजी पर्सन वैसे, सो आई डू नॉट बिलीव मच इन मेकिंग नोट्स, particularly of the static part. That is because I feel that if I underline the necessary portions in the book itself, I'll be able to revise it effectively, which will be equivalent to note making. तो मैंने जो स्टैटिक बुक्स हैं उसमें मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया था और मैं उन्हीं चीज को बार बार पढ़ता था। तो फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड रीडिंग आई मेड श्योर दैट आई अंडरलाइंड ऑल द इम्पोर्टेंट स्टफ, एंड अगर कोई शॉर्ट नोट्स लिखने होते तो मैं बुक में ही लिख लेता था, और फिर मैंने वही बार बार यूज किए थे फॉर रिविजन पर्पसेस या फॉर स्टडी। और तीसरी चीज आती है नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हिंदू के और डेली करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने बनाए थे फ्रॉम अ वेरी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, and I think these were the sufficient notes for mains, sorry for prelims. In fact I remember मैंने Evernote भी डाउनलोड किया था, and उसमें मैं नोट्स कंपाइल करता चला गया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एक साल के नोट्स वो रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, सो इसलिए मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोट्स बनाए थे, तो फिर मैं रजिस्टर में ही लिख लेता था। सो आई थिंक डिजिटल फॉर्मेट हो चाहे ऑफलाइन फॉर्मेट हो, जो भी आपकी फीजिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी है उसके हिसाब से आप नोट। तो सर आपने जैसे आपने बोला कि आपने 2 अटेम्प्ट दिए, तो आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट के नोट्स थे, आपने जो स्टैटिक वाले नोट्स की हम बात करते हैं वो आपने सेम ही यूज कर लिए। सेकंड वाले नोट्स को आपने फिर आई थिंक रिफ्रेश किया होगा या फिर उनको अपडेट किया? यस, सेकंड टाइम में आपका फिर स्ट्रेटजी कैसे रहा नोट्स को लेकर? यस, तो जो स्टैटिक नोट्स थे वो तो सेम ही रहे, बिकॉज वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। जो नोट्स रिफ्रेश करने थे वो करंट अफेयर्स के ही होते हैं। सो नॉर्मली अगर आप देखें तो 1 ईयर इज एन ऑप्टिमम टाइम जिसमें आपको करंट अफेयर्स कवर करना होता है। तो बस वही नोट्स मैंने रिफ्रेश किए थे, एंड स्टैटिक के नोट्स सेम थे। राइट, काफी सारी चीजें मुझे यहाँ से क्लैरिटी मिली है। जैसे अगर हम पिछले आपका जो आपने अभी तक मुझे चीजें बताई हैं, मैं आई जस्ट वांट टू समराइज दिस फॉर द एस्पिरेंट्स एक बार क्लियरली, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे डाउट में रहते हैं। ज्योग्राफी को लेकर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जीसी लॉन्ग आपने खरीदी, आपने पढ़ी, लेकिन रिवाइज नहीं करी, बस आपको लगा कि शायद रेलिवेंट नहीं है या जो भी, बट आपने उसको नहीं करा। सेकेंडली, बच्चे पॉलिटी की भी काफी सारी एनसीईआरटीज के ऊपर काफी ज्यादा समय लगाते हैं, वहां पर भी आपने उसको नहीं उठाया, यू जस्ट पिक्ड ऑन लक्ष्मीकांत। बट आपने हिस्ट्री को लेकर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कदम लिया कि ओल्ड के साथ न्यू एनसीईआरटीज को भी रेफर किया, वहां पे यू वेंट एन एक्स्ट्रा माइल, एंड आपने फिर वहां पे जाकर उस मतलब यू कवर्ड द एंटायर ग्राउंड। और बच गया इकोनॉमी, वहां पर भी आपने बहुत ही पर्टिकुलरली कुछ मतलब जो बनी बनाई किताबें आती हैं उनको नहीं लिया, जो एक क्यूरेटेड बुक है आपने उसको रेफर करते हुए, श्रीराम आईएएस की बुक को रेफर करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया। राइट, तो ये काफी सही लगा मुझे भी इनफैक्ट काफी सही लगा, बिकॉज आपके सोर्सेज लिमिटेड थे, और आई थिंक आपकी स्ट्रैटेजी वही रही होगी कि इनको आपने 3-4 बार रिवाइज किया होगा। एंड उसके बाद फिर आपने साइंस एंड एनवायरनमेंट का बेसिकली जो फोकस रखा वो करंट अफेयर्स पे रखा, एंड जो नोट मेकिंग आपने करी वो एक आपने अपने कोचिंग के नोट्स को बहुत थॉरली रेफर किया, वो उसको आपने मेन नोट्स माना, एंड फिर आपने जो सेकंड आपके स्टैटिक नोट्स थे उसको आपने फिर कोचिंग के नोट्स में ऐड ऑन कर लिया या अलग से कुछ उसके? नहीं सर, स्टैटिक के नोट्स ऐसा जो कोचिंग के नोट्स थे वो तो थे ही, पर स्टैटिक नोट्स मैंने ऐसा अलग से तो बनाए नहीं थे कॉपी में। सो मैंने वो बुक्स में अंडरलाइन किए थे, तो वो तो फिर अलग ही था, वो तो स्टैटिक बुक्स में ही हो गया जी। ओके, बुक्स में हो गया, तो राइट, तो ये आपका ये पूरा क्रक्स हो गया। राइट सर, तो यहाँ तक तो हमें आपकी स्ट्रैटेजी और पूरा मतलब नोट मेकिंग बुक लिस्ट सब कुछ समझ आ गया, विच आई थिंक इज वेरी वेरी मतलब आपका जो स्टडी करने का तरीका है बहुत ही टारगेटेड तरीका है कि भाई ये बोला गया है, ये पढ़ लो, इससे हो जाएगा, विच इज अगेन अ लेसन। क्योंकि अगेन जैसे बच्चे थोड़ा वॉन्डर करते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ। अभी आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज कि आपकी टेस्टिंग कैसी रही। बिफोर दैट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये वाला सवाल कि आजकल क्या है, और हम भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं कि ऑनलाइन में जैसे हम लोग पढ़ाते हैं,
तो आजकल ऑनलाइन देयर इज मतलब ऐसा मान लीजिए कि बहुत सारे जो है सोर्सेज आ गए हैं। अगर आप नॉर्मल से मैं आपको बात बताऊं कि डेली करंट अफेयर अगर आप गूगल पे टाइप कर देंगे, देयर विल बी एटलीस्ट 15 to 20 लिंक्स गूगल के ऊपर। हाउ डू यू चूज और डू यू इवन केयर कि ये है मैं इनको पढूं या नहीं करूं? आपने ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जो वो वाला डिलेमा था उसको कैसे ब्रेक डाउन किया? जब आपने ऑलरेडी एक कोचिंग कर ली थी तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं ऑनलाइन में ये वाले सोर्स को रेफर नहीं करने वाला हूँ? वो आपने अपने दिल को कैसे समझाया? वो डिलेमा को आपने कैसे क्लियर आउट किया? और अगर आपने रेफर किए तो सोर्सेज क्या थे आपके? सर एक्चुअली ये हुआ था कि जब मैंने ये रियलाइज किया कि आई हैव टू स्टडी डेली करंट अफेयर्स आल्सो, तो मैंने सारी साइट्स को सर्च किया जहाँ पे मिल रहे थे। And to be very honest, the two sites that I found really relevant were first was Insights IAS and the second was Unacademy, जिसके मैंने डेली करंट अफेयर्स के नोट्स मतलब मेरे को अच्छे लगे। तो वो दोनों ऐसे थे जो जहाँ पे कंपाइलेशन मुझे ठीक लग रहा था। और ऑफ कोर्स इफ आई रिमेंबर अनअकैडमी में तो वीडियो फॉर्मेट में भी मैंने कुछ काफी वीडियोस देखे हैं जो डेली करंट अफेयर्स के होते हैं। सो आई थिंक दैट प्लेड अ रियली गुड रोल कि वो वीडियो से थोड़ा आपको क्या होता है, आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और वो कैप्चर करने में थोड़ी आसानी होती है। तो ये दो सोर्सेज मैंने जीरो डाउन खुद से ही किए थे, खुद की रिसर्च से। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल जैसे आपने करेक्टली कहा देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्रेडिबल रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं के ऊपर बैंक करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें से आप फिर कुछ भी चूज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंक्लिनेशन रहना चाहिए, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। बट मैंने पर्सनली इनसाइट्स आईएएस और अनअकैडमी रेफर किए थे फॉर माय डेली करंट अफेयर्स। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया। और आपने फिर मतलब जो आपका हमारा जो हम बेसिक सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वहां पर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ नहीं गए? नहीं, it was that was solely related to the static books that I had and the coaching that I went. Coaching, okay, got it. Right, sir, अब हम बढ़ जाते हैं आपकी लास्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है, दैट इज द टेस्टिंग, जो कि आई थिंक सबसे बड़ा आई थिंक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कि भाई आपका प्रीलिम्स ये वाला पहला कदम पार होगा नहीं होगा। तो टेस्टिंग के बारे में एक तो मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में डिड यू मेक श्योर कि आपका प्रीलिम्स में कुछ टेस्टिंग में डिफरेंस आया, और आपने कितने टेस्ट सॉल्व किए, उन सब चीज़ों के बारे में बताइए। क्या आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए या फिर सीधा फुल लेंथ पर ही चले गए? उन सब चीज़ों के बारे में प्लीज बताइए। सर एक्चुअली टेस्टिंग की जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो काफी डिटेल्ड आउट है, तो आई थिंक आई विल जस्ट टेक सम टाइम टू इलैबोरेट इट फुली। सो जब मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, जब कोचिंग ले रहा था इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तब जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी सेक्शनल इन पर्टिकुलर जहां कोचिंग में ले रहा था वो नवंबर से स्टार्ट हो गई थी एंड आई हैड जॉइन्ड दैट कोचिंग इन जुलाई। सो बेसिकली जो नवंबर में कोचिंग स्टार्ट हुई थी, जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसकी एक अच्छी बात ये थी कि उसमें सेक्शनल टेस्ट शुरुआत में थे, विच इज बेसिकली आई थिंक फॉलोड बाय एवरी कोचिंग दीस डेज। आप कोई भी ले लीजिए, शुरुआत में सेक्शनल टेस्ट होते हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपना रिविजन जो था इन टर्म्स ऑफ द स्टैटिक बुक्स एंड द कोचिंग मटेरियल, वो मैंने उस टेस्ट सीरीज के साथ सिंक कर लिया सबसे पहले। कि लेट्स से अगर इस वीकेंड मेरे को पॉलिटी या हिस्ट्री का एक टेस्ट देना है तो मैं इस वीक वो पढ़ूंगा, फिर वो टेस्ट दूंगा और फिर अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करूंगा। सिमिलरली नेक्स्ट वीक इकोनॉमी, ज्योग्राफी का ले लूंगा और फिर इस हिसाब से मेरा रिविजन चलता रहेगा वीकली। तो पहली चीज तो ये हो गई, वो सिंक में आ गया आपका। यस, so that made me revise the things at a much faster rate and at more number of times as compared to just कि आप कोचिंग जा रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और स्टैटिक बुक्स भी ऐसी इरेगुलरली पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वो एक रेगुलरिटी दी सबसे पहले टेस्ट सीरीज में। दूसरी चीज मैंने ये की थी, फर्स्ट प्रीलिम्स का थोड़ा मेरे को एक्साइटमेंट ज्यादा था कि मतलब ऑफ कोर्स वो होता ही है सब में एंड मेक और ब्रेक तो होता ही है, जैसे आपने करेक्टली कहा। तो मैंने करीब 100 मॉक टेस्ट दे दिए थे फर्स्ट प्रीलिम से पहले। हाँ, तो I had 100 मतलब कि 10,000 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे। So I had that notion कि जितने ज्यादा मैं टेस्ट सॉल्व करके जाऊंगा उतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी और फिर मेरे को उतने ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। और मेरा रैंक भी सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जब मैं एग्जाम से बाहर आया तो फर्स्टली आई थिंक आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि एग्जाम में जाके मुझे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे। इट वाज सो रैंडम द पेपर। And then I realized कि prelims is not a game of knowledge. It is absolutely, मतलब for a certain point it is, but उसके बाद there are some logics and techniques that you have to apply to get more marks in prelims exam. तो ये मेरी learning थी first attempt से। वैसे मेरा कट ऑफ से क्लियर हो गया था, 98 कट ऑफ था, I got 110, but मतलब
अगेन वो रिलीफ ही था बिकॉज आई वाज थिंकिंग शायद नहीं होगा, बट चलिए थैंकफुली इट हैपेंड। सो इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई लर्नड फ्रॉम दैट। तो मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने अपने जो टेस्ट थे वो 50% कर दिए, मतलब मैंने 50 के आसपास ही मॉक टेस्ट दिए, 50 वो था। हाँ जी, पर मैंने ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो होते हैं ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, वो मैंने दोनों वही बार दिए थे। और अनअकैडमी का मुझे स्पेशली याद है, दोनों बार 5-5 मॉक टेस्ट मैंने लिखे थे एंड दे वर ऑफ रियली गुड क्वालिटी, सो आई हैड गिवन दोस। सो यस, टॉकिंग अबाउट द सेकंड अटेम्प्ट, 50 मॉक टेस्ट्स मैंने दिए। दिस वाज जो नॉर्मल आप कोचिंग का करते हैं, उसके अलावा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो गए करीब करीब 10-10, तो वो हो गया। और उसमें मैंने ये चीज फोकस करी कि मैं कैसे एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करूंगा, या मैं कैसे लॉजिकली आंसर्स को पे आऊंगा फ्रॉम द लिमिटेड इंफॉर्मेशन बेस दैट आई हैव। और फिर मैंने उनके सॉल्यूशंस देख के ये कोशिश करी कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं सही कर सकता था क्या जितना मुझे पता था उससे, या इसमें मैं तुक्का मार सकता था क्या लॉजिकली। तो ये जो एनालिसिस था, उसकी वजह से मुझे सेकंड प्रीलिम्स में काफी फायदा। एंड आई थिंक इस बार ऐसा कुछ हुआ कि क्वेश्चंस डिलीट हो गए 2-3, तो मेरे जो मार्क्स थे वैसे तो वो 110 लास्ट ईयर थे, 111 आए इस बार, बट इस बार जो 111 है वो काफी बेटर है, क्योंकि इस बार कट ऑफ 92 है, लास्ट टाइम 98 था, तो इफेक्टिवली मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए। यस, आप मतलब काफी कंफर्टेबल भी निकले होंगे एग्जामिनेशन हॉल से कि हाँ मेरा हो जाएगा, मतलब वो। हाँ, इस बार मैं कंफर्टेबल था बिकॉज आई वाज वेरी श्योर कि हाँ मैंने मतलब लॉजिकली पेपर सॉल्व किया, तो आई थिंक मैं समझ गया। तो आपने पहली बार 100 मॉक टेस्ट, तो सोचते हुए हैरानी होती है, 100 मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और फिर उसके बाद आपने 50 मॉक टेस्ट, राइट सर? सो दिस इज अ गुड थिंग कि आपने जो चीज़ बोली, आई थिंक ये हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी बार ये बोलते हैं कि जैसे आपने बोला कि इट इज़ नॉट जस्ट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट इज़ टू अ सर्टन एक्सटेंट। ऑब्वियसली अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, तो आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे, वहाँ पर कॉमन सेंस नहीं लगेगी आपकी। बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यूपीएससी एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी फैक्चुअल नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा, उसके बाद वो चेक कर रहा है कि आप मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है आपका, क्या आप मतलब चीज़ों को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एलिमिनेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ डेफिनेटली गलत है, क्या चीज़ डेफिनेटली सही है, वो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ रहे, वो चीज़ें हम भी बच्चों को बताते हैं। और आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ को लिस्ट आउट कर दिया और अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज किया, बिना डरे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया कि भाई पिछली बार 100 किए थे तो 50 करूंगा, बट प्रीलिम्स मेरा क्लियर होगा ही होगा, which is the most important confidence booster कि आपने fearlessly उस स्ट्रैटेजी को अपनाया। So I think this is a good thing, ये लर्निंग हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है। सर, आप जो टेस्ट देते थे ये ऑफलाइन जाके देते थे या फिर ऑनलाइन जाके देते थे, या फिर खुद से बैठ के देते, खुद ही इवैल्यूएट करते थे, मतलब क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? सर, इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट तो ये हुआ था कि जो मैंने 100 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे वो मैंने काफी ऑफलाइन परचेज कर लिए थे, क्योंकि मैं ORN में ही रहता था, सो आई थिंक दे वर वेरी इजीली एंड हैंडीली अवेलेबल। बट अब जब मैं कोचिंग खत्म करके घर आ गया, तब मुझे पता चला देयर इज अ साइट कॉल्ड freeupscmaterials.com जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, या सो मैंने ऑनलाइन ही सारे टेस्ट डाउनलोड किया, फिर मैं ऑनलाइन ही उनको देके आप करते थे। ओके, तो सेल्फ इवैल्यूएशन आप करते थे। सेल्फ वैल्यूएशन। सर, इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ये चीज खास करके उन लोगों के लिए है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बच्चे वैसे बहुत कम होते हैं, ये चीज मेनली उन बच्चों के लिए है जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में होते हैं। जब आप सेकंड और थर्ड में एंट्री कर जाते हैं ना, तो फिर आपको स्पेक्ट्रम भी बुरी लगती है और लक्ष्मीकांत तो बहुत बुरी लगती है कि यही नहीं पढ़नी मुझे, है ना, और एनसीईआरटी तो उससे बुरी लगती है कि ये तो डेफिनेटली नहीं पढ़नी अब। तो फिर रिवीजन करने की जो आपके अंदर वो मतलब आवाज आती है, वो फिर कैसे, मतलब रिवीजन आपको मालूम है, योर माइंड इज सेइंग कि जी हाँ मुझे रिवीजन करनी है, बट फिर आप रिवीजन करते कैसे हैं? तो क्या आप टेस्टिंग को ही रिवीजन, टेस्ट के ही रिवीजन करते हैं, या फिर आप एक्चुअली बुक्स को उठाते हैं, मतलब हाउ डज दैट वर्क? यस सर, सो आपने जो टेक्निक बताई सबसे पहले, आई थिंक आई यूज दैट ओनली, कि मैं टेस्ट्स के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन सिंक करता था। फॉर एग्जांपल दिस टाइम व्हेन आई वाज preparing for prelims, because my interview happened on 2nd September, uske baad I had started preparing, so I had not read the books for some time now, so what I decided was I'll just pick up the papers, test papers, and I'll solve them, और उसके बाद जो भी मेरी mistakes होगी वो मैं analyze करूंगा book से देख के कि हाँ ये part weak है तो मैं उसको cover करूंगा। So I think tests played a very important role, and इसमें I think दूसरा बहुत important role मेरे optional का था, which was mathematics, क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स थोड़ा ऐसे माइंड रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट लगता है, जो जीएस की मोनोटनी ब्रेक करता है। तो ऐसा होता था कि कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ये पढ़ने से बोर हो रहा है तो मैं मैथ्स करने लग जाता हूँ। सो आई थिंक दैट ब्रॉट बैक इंटरेस्ट ऑफ जीएस एंड अदर सब्जेक्ट्स। I got it, ठीक है, राइट।
राइट सर, तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली रिगार्डिंग योर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट स्ट्रैटेजी। आई थिंक हमने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। इफ़ यू वुड वांट टू ऐड पर्सनली कि ये चीज़ एस्पिरेंट्स के लिए, हम पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, सम डूज एंड डोंट्स अगर आपकी तरफ से हैं तो प्लीज़ ऐड कीजिए, बिकॉज हमने वैसे तो एग्जॉस्टिवली आपकी बुक लिस्ट को भी जान लिया है और आपकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी जान लिया, आपकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी को भी जान लिया है, और हमने ये भी जान लिया है कि मतलब किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को फर्स्ट और सेकंड राउंड में चेंज कर सकते हैं। सो विच मेरे लिए वो पहला पॉइंट था जो मैंने बहुत ही आई थिंक आई वाज लुकिंग फॉर सच अ पॉइंट, आज तक मिला नहीं था, बट अब देख लिया है कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा करके भी आप एक्सेल कर सकते हैं। सो नाउ इवन आई एम कॉन्फिडेंट आई विल आल्सो बी इम्पार्टिंग दैट सेम थिंग टू माय स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर। बट यस, वंस अगेन, अगर आप कुछ डूज एंड डोंट्स अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं रिगार्डिंग द प्रीलिम्स तो प्लीज डू सर। Sure, sir. So I think abhi at this moment only one thing comes to my mind, and that is about when people attempt the prelims paper, be it the mock papers or the actual examination. तो एक दो चीजें जो मैंने सजेस्ट भी करी थी काफी एस्पिरेंट्स को भी और अपने फ्रेंड्स को भी, वो ये था कि पहली चीज तो आप अपनी स्ट्रैटेजी एग्जाम हॉल में जाके चेंज ना करें। कि काफी लोग ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट्स में, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज नॉट द रियल एग्जाम, तो वो काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बट एग्जाम में, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट्स द रियल एग्जाम, सो देयर दे फियर कि यार मैं गेस मारूं या नहीं मारूं, या ऐसा करूं ना करूं। तो आई थिंक एक तो आपकी स्ट्रैटेजी काफी प्री डिफाइंड होनी चाहिए, यू शुड नॉट चेंज दैट स्ट्रैटेजी आफ्टर गोइंग टू द एग्जाम। एंड सेकंड थिंग इज दैट काफी लोग ये सोचते हैं कि जो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो भी लोग क्लियर करते हैं दे नो मे बी सम 60 70 80 क्वेश्चंस। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। मतलब मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो दोनों ही बार में the correct questions that I know that I was absolutely sure of were close to 35 to 40. Yes, 35 to 40. That was the only correct questions that I know. और उसके बाद में जो बचे हुए 60 क्वेश्चंस होते हैं उसमें द गेम स्टार्ट्स विद द एलिमिनेशन टेक्निक और वो लॉजिक वाला। तो उसमें मेरे को लगता है अगर आप नेक्स्ट बचे हुए 60 क्वेश्चंस में अगर आप क्लोज टू 30 या 30 क्वेश्चंस भी अगर आप ठीक कर लेते हैं, 25 to 30 क्वेश्चंस व्हिच इज लाइक मैक्सिमम 50%, तो भी आई थिंक यू शुड बी एबल टू सेव थ्रू। सो प्लीज डोंट हैव एनी प्रीमोनिशन पर से कि you need to know 70 to 80 questions in the exam, because in my first attempt when I attempted the paper I was like मेरे को तो 30-40 क्वेश्चन ही आते हैं, so how would I be able to clear this exam, because mock test में I was getting a lot of questions। अगर 60-70 क्वेश्चन आने लगे फिर तो यूपीएससी की इज्जत डाउन आ जाएगी। इज्जत डाउन हो जाएगी। वो यूपीएससी बनाता ही उस तरीके से, एक्चुअली एज वी डिस्कस अर्लियर, वो यूपीएससी पेपर बनाता ही इस तरीके से कि वो चेक आपकी नॉलेज को नहीं कर रहा, like we say in the case of interview also and like we say in the case of mains also, मतलब it's not limited, वो आप 20 क्वेश्चन मेंस के भी आपको आते नहीं होंगे, बहुत किसी को नहीं आते, वो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है कि मैं बस कुछ ना कुछ लिख कर आऊँ, किसी भी तरीके से मैं कुछ ना कुछ लिख कर आऊँ। यस, राइट सर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी आपसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। इट वॉज रियली अमेजिंग इंटरेक्टिंग विद यू। लर्नर्स ने तो हमारे यहाँ पे सीखा है। मी बीइंग एन एजुकेटर हैव आल्सो लर्न सम न्यू स्ट्रैटेजीज जो कि मैं आगे जाके अपने बच्चों को बताने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर दैट। सो सर, थैंक यू वंस अगेन एंड सी यू मे बी कहीं और मौका मिलेगा तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।